बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ में। नाज़रीन, कैसी तबीयत है, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आई होप आज का दिन आपको अच्छा गुजरे, जैसे कि रोज़ आपके दिन अच्छे गुजर रहे हैं। और दूसरा ये कि आज प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मैं एक अजीब सी बात से करना चाहूँगी, और इससे थोड़ा सा मुझे लगता है सामने वाले को शायद कुछ समझ आ जाए। वो लोग जिन लोगों को बहुत शौक़ है किसी की टांग खींचने का, किसी की बुराई करने का, किसी से शिकायत करने का, शिकवा, मैं बताऊं, शिकवा जो है ना, आपको आपके उन लोगों से नहीं होता जिन लोगों के साथ अपने रिश्ते नहीं रखने पड़ते। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता ना पूछो। और दूसरा, जिन रिश्तों से बिगाड़ी नहीं जा सकती, जिन रिश्तों के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनके साथ लड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आपके होते हैं ना कुछ ऐसे रिलेशंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिश्ते जिनके साथ लड़ नहीं सकते, तो पहले ही ना लड़े ना। बाद में जब रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फ़ायदा। अच्छा, एक ये बात इसलिए भी मैंने छेड़ी क्योंकि मैं आपको बताना ही चाहती हूँ, आजकल ना सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है, सेलिब्रिटीज़ वॉर चल रही है। जो पॉडकास्ट नाम की चीज़ें शुरू हुई है ना, कोई भी कर सकता है पॉडकास्ट, अच्छी चीज़ है। वैसे पॉडकास्ट का मतलब आपको बता देती हूँ, वो ये नहीं है कि एक बंदा माइक आगे ऐसे लगा के तो दूसरे बंदे के आगे माइक लगा के तो वो सवाल करता रहे और वो दूसरा जवाब देता रहे। नहीं, पॉडकास्ट का मतलब है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो वो ये है कि दो लोग आपस में जो है ना वो बातें कर रहे हैं, वो भी उससे बात कर रहा है, वो भी उससे बात कर रहा है। ये सेंस है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट का ये मतलब नहीं है कि आप एक से सवाल किए जाए और वो दूसरा जवाब दे। ये कोई इंटरव्यू बेस नहीं होता पॉडकास्ट टाइप। इट्स सपोज टू बी लाइक किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, कि कोई कंटेंट पे आप बात कर रहे हैं, किसी इशू पे बात कर रहे हैं, दो लोग दोनों बराबर बात कर रहे हैं, सवाल जवाब वाला गेम नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि सोशल मीडिया की जो वॉर चल गई है उसमें कोई पहले किसी की टांग खींचता है, उसकी पकड़ हो जाती है कि उसके झूठ सच निकल आते हैं बाहर के। इसने यहाँ पे पॉडकास्ट में ये सब बातें बोली, इसका नाम लिया, फलानी का नाम ले लिया, फलानी को गंदा कर दिया, उसके राश फाश कर दिए, ये सब कुछ कर दिया। तो तीसरे बंदे को बाद में जब मौका मिलता है तो वो कहता है, यार मैं तो फ्रेम में कोई था ही कोई नहीं, चलो यार इनकी हकीकत है मैं भी बताता हूँ। फिर वो अच्छे फ्रेम में आके अपनी कहानियाँ शुरू कर देते हैं, अपने रोना शुरू कर देते हैं। ये जो सिंपैथीज़ हम हासिल कर रहे हैं आवाम से, क्या हमें ये आवाम सिंपैथी दे रही है? ये हमें कुछ इससे हासिल हो रहा है? इससे हम हमारे बच्चे को सबक हासिल कर रहे हैं, या हम हमारे बच्चे जो है इससे कोई घर बना रहे हैं, कोई जायदादें बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कुछ है, किसी को कोई कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये अपनी आप की कीचड़ उछालना, एक दूसरे की कीचड़ उछालना छोड़ दें, क्या ज़रूरत है? ये पॉडकास्ट का मतलब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान जो है उसको देखा जाता है, यहाँ के स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को देखा जाता है। अच्छा थोड़ी लगता मैं जब मुल्क से बाहर ट्रैवल करूँ और मुझे लोग रोक के बोलें आपके मुल्क का आर्टिस्ट जो है ना वो वहाँ पे गंदा हो गया। व्हाट इज़ दिस? ये क्या होता है गंदा हो गया? ये क्या लफ्ज़ है? कोई बोलता है वो आपके मुल्क का वो आर्टिस्ट, उसका रास फाश हो। भाई क्यों? क्योंकि आप लोग मौका दे रहे हैं, बैठ बैठ के अपनी नुमाइशें और अपने तमाशे और अपने ख़ानदान के शिजरे जो है ना वो खाते खोल रहे हैं और दूसरों के खातों पे जा रहे हैं। चलो, आप एज सेलिब्रिटी आपके बारे में पता होता है लोगों को, लोग बात करते हैं, लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं आप कैसे खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे फ़िट होते हैं, कैसे मोटे हैं, क्या मसला आ गया, बीमार कैसे हुए, खुश कैसे हुए, कितने बच्चे हैं, सब कुछ पूछते हैं। मगर बिसाइड्स दिस, आप किसी की कहानी को ख़राब मत करें। वो कहानी उसकी उस खुदा ने लिखी है, अब उस लिखी हुई कहानी को आप थोड़ी है तख्लीक करने वाले। जो आप तख्लीक करना शुरू कर देते हैं, कलम बंद करना शुरू कर देते हैं लोगों की ज़िंदगी की कहानियों को। तो ये मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में पहले ही सोच लिया था ये बात समझाऊंगी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, मगर मैं सबको टारगेट कर रही हूँ, मैं सबको समझा रही हूँ कि आई रिक्वेस्ट अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ठीक है? ना कि आप अपने पाकिस्तान को बदनाम करें, अपनी ही टांग खींच खींच के। आप अपने भाई का कत्ल करें, अपना कत्ल करें, एक ही बात है। आप अपनी बहन के बारे में गंदा बोलें, अपने बारे में बोलें, एक ही बात है। स्टॉप दिस। हमने भी बहुत कुछ करना है, हमारी करेंसी, हमारी इकॉनमी, हम बहुत पीछे हैं, हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। बिजली के जो एक्सपेंस हैं लोगों से पे नहीं हो रहे यार, खाने को नहीं है, लाले पड़े हुए हैं लोगों के पास, तकलीफ़ों में आप ये हरकत है यार, अच्छा थोड़ी लगता। मुझे लगता है आवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए, ये जो ऑडियंस है हमारी, इनको भी बोलना चाहिए
कि इस तरह की हरकतें ना करें, ये सोशल मीडिया पे जो तमाशे हो रहे हैं इनको सपोर्ट ना करें, इनको बोले कि इनको व्यू ही ना दें, इनको लाइक ही ना करें, इनको फॉलो ही ना करें, ना हार्ट बनाए। तो ये खुद ही चुप हो जाएंगे जब ये कहेंगे भाई हमने तो इतना तमाशा इतना ड्रामा क्रिएट किया तो यहाँ व्यू ज़ीरो। तो ज़ीरो तब होगा जब आप ज़ीरो करेंगे। आज नाज़िया हसन जी जो है ना, उनकी बरसी है, 24वीं बरसी है। 13 अगस्त सन 2000 में उनकी डेथ हो गई थी। सिंगर, बहुत बड़ी पॉप सिंगर, लॉयर भी थी, सोशल एक्टिविस्ट भी थी, बहुत अच्छा कपल दोनों भाई बहन का, ज़ुहैब हसन, नाज़िया हसन। कोई एक गाना जो उनका पॉपुलर हो, सारे गाने उनके पॉपुलर, जो वो गाए सारे गाने उनके पॉपुलर होते थे। जैसे कि बूम बूम, ठीक है, फिर उसके अलावा आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, ये भी नहीं गाए। फिर उसके अलावा आग दे दे आग ले ले आग से है जिंदगी जवा, ये भी नहीं गाए। फिर डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके ओ मैया वे, ये भी नहीं गाए। ठीक है, फिर इन दोनों भाइयों की इतनी जोड़ी, ऐसे ऐसे गाने, जैसे एक गाना इनका बड़ा अच्छा था वाला, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हाँ तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए, ये भी नहीं गाए। इतने गाने लोग अभी तक इनके गानों को रिमेक कर रहे हैं। और एक गाना जो लोग, मैं कहती हूँ, गा गा के सिंगर बन गए, वो था दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। यस, ऐसे ऐसे लेजेंड हमारे मुल्क से गए। देखें, इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये टाइम तो नहीं था कि कोई एक दूसरे की टांगें खींच रहा हो। ये टाइम था जब हम रह करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने आर्टिस्ट से। तो आज भी हमने अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान को रोशन करना है। कल 14 अगस्त है, तैयारी कीजिए। ये जो झंडियाँ हैं ना, 400, 500, 300 की जितने की भी आप झंडियाँ लेकर आते हैं, और वो जो पौं 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 बजाते हैं ना आप लोग, इतना साउंड होता है, कोई बीमार होता है, कोई परेशान हो रहा होता है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई गाड़ी में, किसी के इतने शोर पाए पाए पाए। कल 14 अगस्त के दिन भाई किसी के कान पे जाके लगता है, कोई दिल का मरीज़ हो, गाड़ी से गुजर रहा हो, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, किसी की फौतगी हो जाए, कोई दिल पे एकदम से अटैक हो जाए किसी के, कोई घर में सो रहा हो, बुज़ुर्ग हो, बीमार हो, कोई रात भर काम करके आया हो, अपनी नींद पूरी। ख्याल कीजिएगा कल के रोज़, कल इन सब पे पैसा खर्चा करने के बजाय आप 500 रुपये के जो है ना पौधे ख़रीदें और पौधा लगा दें। पाकिस्तान को हरा बनाएं, ना कि ये पै पै भौं 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 भौं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं आज आप हमारे, क्योंकि हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जो हर कोई घर में जो है ना सेल्फ डॉक्टर बना हुआ है। देखिए ना, हम क्या करते हैं, हम फार्मेसी जाते हैं, हमें छींकें आती हैं, बुखार आती है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाके नहीं पूछते, हम सबसे पहले ख़ुद जाते हैं, फार्मेसी जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। हमारी स्किन को कोई मसला हो रहा होता है, हमारे हेल्थ को कोई मसला हो रहा होता है, हमें कहीं दर्द हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले जो अपना डॉक्टर और अपना बाप किसी को समझते हैं, वो समझते हैं गूगल को। हम सबसे पहले गूगल खोलते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं जी, हमें पता चल जाए। डॉक्टर के पास जाओ भाई, ये गूगल डॉक्टर थोड़ी है हमारा। वो गूगल हमें टच करके ऐसे टेस्ट थोड़ी कर सकता हमारे, बट भाई कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सकते, हमें हमारा फीवर टेस्ट नहीं कर सकता गूगल। हाउ यू कैन जस्ट आस्क डायरेक्ट गूगल, हे सेल मेडिसिन, गुड मेडिसिन फॉर पिंपल, गुड मेडिसिन फॉर हार्ट पेन, गुड, व्हाट इज दिस। आप जाएं भाई डॉक्टर के पास, पता करें उनसे, उन्होंने इतनी डिग्रियां, इतनी फीस किस चक्कर के लिए हैं। वो जो अपनी दुकानें खोल के बैठे होते हैं, क्लिनिक में बैठे होते हैं, हॉस्पिटल्स में बैठे होते हैं, किसके लिए बैठे होते हैं। वहाँ से आपने गोश्त लेना है, आपने डॉक्टर से अपनी दवाई पूछनी है, अपना इलाज पूछना है। आज मेरे पास है सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर सायरा मुस्तहसन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सायरा मुस्तहसन आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आप टॉपिक समझ गई हैं, आज इतना ज़रूरी टॉपिक आप डिस्कस करने लगी हैं कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स क्यों नहीं समझते लोग, कि सेल्फ मेडिकेशन क्या है।
फ़िज़ा जी, आपने इतनी प्यारी बात की है। सुबह से मैं पहले तो आपके मशहूर हो रही थी लिरिक्स से, आपने इतना खूबसूरत गुनगुनाया तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगा इतना पूरा हम सब रिफ़्रेश हो गए हैं। यस। और सेकंड, अभी जो आपने बात की कि लोग डॉक्टर्स के पास जाने से क्यों हिचकिचाते हैं, तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। आप देखें कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, लोग अभी भी टोटकों को पहले इस्तेमाल करेंगे, नहीं आराम आएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तब फिर डॉक्टर से रुजू करेंगे। और एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लोगों को ये भी नहीं मालूम है किस मर्ज़ के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हम सारा कुछ अपने आवाम से तो तवक्को करते हैं, लेकिन अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम को भी देखें तो अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है, दैट इज़ फैमिली मेडिसिन। ऐसे लोगों के पास तमाम रिकॉर्ड होना चाहिए और इसी तरह डॉक्टर के पास भी तमाम रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस मर्ज़ का यहाँ मरीज़ मौजूद है, उसकी फ़ैमिली में ये अमराज हैं, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अर्ली स्क्रीनिंग। तो इससे बहुत सी चीज़ें जल्दी काबू में आ जाती हैं। जहाँ तक बात है एंटीबायोटिक्स की, गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा कदम भी लिया है कि एंटीबायोटिक्स जहाँ पर भी सेल हो रही थी पॉइंट ऑफ सेल पर, वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन अगर लागू कर दी जाए तो फिर तमाम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं ख़रीद सकते। अब होता ये है, नज़ला ज़ुकाम के लिए इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक 38% से 40% राइज़ हुआ है गुज़िश्ता साल से। अच्छा डॉक्टर साहिरा, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मेरे भाई बहन ना सारे ही मुल्क से बाहर रहते हैं ऑलमोस्ट, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो जो बाकी भाई बहन हैं उनके जो बच्चे हैं वो मेडिकेशंस में, मतलब उनकी जो पैनाडोल भी है ना वो वाली है जिसमें मतलब कोई एमजी ना होने वाली एमजी। हम जो यहाँ पर मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं उसके सबसे पहले जो बुखार की भी या किसी भी चीज़ की या पेन किलर, उसके एमजी इतने हाई होते हैं। हम तो सेल्फ मेडिकेशन की भी अगर चलो डॉक्टर से पूछे बगैर भी कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो खुद एमजी बहुत हैवी है। लाइट मेडिकेशंस की हमने अपनी बॉडी को आदत ही कोई नहीं डाली। और मुल्क से बाहर जाएं तो एंटीबायोटिक तो दूर की बात है, वो देती है आपको बहुत कम लाइट वेट एमजी वाली गोलियां कि अगर बहुत शदीद ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने देखा भी वायरस जो कोविड था उसमें एक एंटीबायोटिक आती है एजोमैक्स, और आपने देखा कि लोगों ने बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो इस्तेमाल किए। मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि वो इस तरह लोगों ने खाई जिस तरह आप टॉफ़ी खाते हैं। हर शख्स ने एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया। अब उसका एक डाउन साइड भी है कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत कारआमद थी। टाइफॉइड एक ऐसा बुखार है जिसके अंदर बहुत सी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो गई हैं और पूरी दुनिया में एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा हमने एक लैंसेट में रिपोर्ट किया अपनी रिसर्च जिसमें 33 पैथोजेंस पाकिस्तान में हाईली रेजिस्टेंट हैं और उन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हैं जो कि बहुत महंगी और कारआमद एंटीबायोटिक्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक्स के ऊपर पैस भी बहुत काम कर रहा है, पाकिस्तान एंटीबायोटिक सर्वेलेंस सिस्टम, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ रही है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि हर साल तकरीबन 5 मिलियन लोग पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं और 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो कि आईसीयूज़ में और बड़ी सवेयर कंडीशन में जाकर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं मिजरेबल कंडीशन में। तो आप ये सारी प्रिवेंटेबल हैं, ये सब हम ठीक कर सकते हैं अगर हम एंटीबायोटिक को सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ पर इसका यूज़ है। अब आपने अक्सर सुना होगा कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, और कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट बहुत कम होती है। हमारे बहुत सारे लोग कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट का नाम सुनते ही कहते हैं नहीं आप हमें वैसी एंटीबायोटिक दे दें। तो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स को देने के लिए कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट ज़रूरी है ताकि टारगेटेड अप्रोच हो, क्योंकि जो जर्म है ना जिसे हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कहते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा। आप कुदरत को देखें, नेचर को देखें। अभी अब तक थोड़ी देर पहले प्लांट्स और एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जितनी ज़्यादा इनमें रेजिस्टेंस आती जाएगी उतना ज़्यादा हम इफ़ेक्ट होंगे। तो ये जो हम बात करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, ये क्यों करानी है? ताकि पता चले कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस कंसंट्रेशन और किस
डोज में हमने देना है, हमें ये सारी गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ के बाद बहुत से लोग अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, इधर ठीक हुए उधर उन्होंने अपनी एंटीबायोटिक छोड़ दी। हाँ, 2 दिन में छोड़ देंगे, 3 दिन में। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहिए, आप भी कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में अगर आपको कभी कोई मेडिकेशन जो है या कोई ऐसी एंटीबायोटिक जो है वो रिएक्ट कर गई हो बॉडी में, या आपको ओवरडोज दी हो, या आपके साथ कोई ऐसा हादसा इंसिडेंट पेश आया हो, तो प्लीज़ फील फ्री, आप कॉल करिए और बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी, जो हमें नज़ले ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं, तो क्या वो हमें लेनी चाहिए और वो काम करती भी हैं? उस एंटीबायोटिक से हमारा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ठीक हो जाता है? आपने बहुत अच्छी बात की। अगर तो वो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई लेनी चाहिए, आपको ज़रूरत है। लेकिन हर नज़ला ज़ुकाम के लिए आपको ख़ुद एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अब अक्सर मैं देखा छोटे छोटे बच्चों को भी लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। उनको पहले आपने वही तमाम चीज़ें जो नेचर में मौजूद हैं और जिनका एंटीसेप्टिक रोल मौजूद है उनसे शुरू करना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि गरारे करने से, बार बार अपना मुंह साफ़ रखने से, बच्चा है तो उसको शहद देने से बहुत सी आप जर्म्स को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ये समझते हैं कि बच्चे को एंटीबायोटिक चाहिए तो आपने सिर्फ तभी एंटीबायोटिक देनी है। जिस तरह मैं अभी आपको फिगर्स शेयर कर रही थी, जो दुनिया में प्रूवन फिगर्स हैं, उसमें 1 मिलियन, जो 5 मिलियन में से 1 मिलियन डेथ्स हो रही हैं वो उन बच्चों की हैं जो कि इन्फेक्शन हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से। तो 1 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे जिनकी डेथ हो गई। तो बच्चे तो बहुत सेंसिटिव है ना, वो तो बिल्कुल छोटे से फूल की तरह है, अच्छा बिल्कुल मुरझा जाते हैं ज़रा सी भी बीमारी में। तो उनके लिए एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उनको ज़रूर देनी चाहिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का बहुत रोल है। अब प्रोबायोटिक्स नेचुरली हमारे योगर्ट में मौजूद हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स अब दवाइयों की फॉर्म में भी आ गई हैं। दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स, उनके कोई वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है जो एंटीबायोटिक्स से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर एंटीबायोटिक फ़ायदा भी देती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। यस, प्रोबायोटिक्स आप दे सकते हैं और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, या फिर हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पेट में थोड़ा मसला हो, कोई ऐसी कोई कहानी हो तो फिर हम ले सकते हैं? प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं। अच्छा। और आपने अक्सर देखा होगा कि इवन बहुत सी चीज़ों पे भी लिखा होता है प्रोबायोटिक्स आर इंक्लूडेड। अगर आप जिस तरह अभी आप बाहर आते जाते रहते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉसरी स्टोर्स पे लिखा होता है प्रोबायोटिक्स, तो इट इज़ वेरी हेल्दी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए किन सिचुएशंस में ले सकते हैं और क्या रेगुलर भी ले सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल रेगुलरली ले सकते हैं और नेचुरली ये योगर्ट में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। अगर आप घर में दही बना रहे हैं और उसमें सिर्फ छान लें ताकि पानी निकल जाए तो वो एक रिचेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स की, जो इसका पार्ट है, वाइट पार्ट है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। जो ग्रीक योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट होता है, उसका पानी निकाल दें। आप घर में कोई तो भी दूध गाढ़ा गाढ़ा जो हो जाता है जी, आप घर में दूध जमाएं और प्रेफरेबली मिट्टी के बर्तन में, और फिर उसके बाद उसका पानी का हिस्सा अलग कर दें, तो दैट इज द ग्रीक योगर्ट, वही तो ग्रीक योगर्ट है। और अगर कोई मोटा है और थोड़ा सा उसके अंदर चर्बी ज़्यादा है तो ग्रीक में फैट्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या वो भी ले सकता है, खा सकता है? अगर किसी के ओबेसिटी का मसला है तो उसकी तो पूरी डाइट प्लान की जाती है जिसके अंदर कैलोरीज़ को एक ख़ास मिकदार में रखा जाता है और उसके कैल्शियम और तमाम चीज़ें पूरी की जाती हैं। अगर वो ग्रीक योगर्ट लेता है तो उसको उतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए कि उसकी टोटल कैलोरीज़ का काउंट ठीक रहे और उसकी एक्सरसाइज। और मेरे पास बहुत मरीज़ अब आते हैं जो कि बच्चे हैं और ओबेसिटी का शिकार हैं, और वो आते ही पहली बात ये करते हैं कि हम जी इनकी सर्जरी कराना चाहते हैं। बच्चों की सर्जरी? बच्चों की 15-15 16 साल के बच्चों सर्जरी के लिए भी आते हैं? हाँ, और मैं उनको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं, आपने अपने बच्चे की डाइट, एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ों के बाद फिर कुछ मेडिसिन का सहारा ले लें और आप उस साइड पे ना जाएं, क्योंकि हर हम तो एक की इंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर तो बच्चों को मोबाइल दे दे के मोटापे का शिकार कर दिया, एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली फिर यही हाल होना है बच्चों के साथ। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, गला ख़राब हो, ठीक है, एंटी एलर्जी वगैरह हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चों को भी सिरप पिला रहे होते हैं, इज़ दैट सेफ टू हैव? जो भी सिरप आप दे रहे हैं अगर तो वो मेडिकेटेड है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही होना चाहिए। लेकिन अगर गला ख़राब है और आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के दे रहे हैं या लौंग दे रहे हैं या इलायची और सौंफ का दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एंटी एलर्जी जैसे सोफिटेन, कैस्टीन,
बच्चों को कैसीन के सिरप भी बहुत पिलाए जा रहे होते हैं, बड़े भी पी रहे होते हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कि माएँ एंटी सफ़र एलर्जी कर से रही ठीक होती है। हैं तो बच्चों को ना कुछ सिरप की फॉर्म में दे रही होती हैं कि तो ये ट्रैवलिंग में बच्चे सोए रहे। हाँ। दैट इज़ रॉन्ग। देखें, एक दवाई है, उसका एक मकसद है जिसके लिए वो बनी है, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है एज ए अच्छा। मदर, एज ए अपने फैमिली के लिए। और एक हमारी ना पूरे WHO की है, ग्रैप उसका नाम है, दैट इज़ द ग्लोबल रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोग्राम, और उसमें पाकिस्तान इज़ एट ए वेरी हाई लेवल, 174th नंबर पर है 204 कंट्रीज़ में। हाय हाय। और उसकी रीज़न क्या है कि हमारे अंदर जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयाँ, वो हमें नहीं यूज़ मैं करनी कल भी विदाउट अपनी एक सहेली की प्रिस्क्रिप्शन। तरफ गई हुई थी, तो उसके जो बेटा था ना, उसको ऐसे ऐसे बस कुछ मसला हो रहा था, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। तो वो ये कही थी कि साल, मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो कहती है नहीं नहीं, सारा दिन से जो है ना ढाल हुआ हुआ है, इसको अभी एंटी एलर्जी पिला के सलाऊंगी, ठीक हो जाए। भाई आई डोंट टू टेक अ नेम, मगर मैंने बोला उसको भी उसी वक्त कि भाई ये हर बात पे एंटी एलर्जी पिला के सुला दूंगी, सुबह ठीक हो जाएगा। तो ये होता है कि पिला सकते हैं फिर क्या बच्चों को? अब डॉक्टर और दवा का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। अगर डॉक्टर ने दवा लिखी आप ज़रूर दें, लेकिन अच्छा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से दवा दे रहे हैं तो तो फिर ये ठीक देख नहीं। लें कि उसकी ज़िम्मेदारी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की ज़िम्मेदारी आप पर है। क्योंकि एक शख्स ने ट्रेनिंग की, अपनी एक टाइम गुजारा, उसके बाद उसने ये सीखा कि कैसे एंटीबायोटिक लिखनी है, कैसे मैंने एंटी एलर्जिक लिखनी है, कब मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। और हमारे मुल्क में जहाँ पर एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी और बहुत से अदर इश्यूज़ हैं कि हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम बहुत से बच्चे थैलेसीमिया के शिकार हैं, वहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि उनको भी इस तरह की मेडिसिन दी जाती है जिससे उनके खून और कम हो जाता है, उनके अंदर और ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो इसलिए आज का तो यही मैसेज है कि आपने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवा इस्तेमाल नहीं करनी। येस, यू कैन यूज़ दी नेचुरल रेमेडीज़, जिस तरह प्रोबायोटिक्स हैं, जिस तरह तमाम नेचर की चीज़ें हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में जाके हमें समझाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि हर चीज़ पे एहतियात रखिए, ले सकते हैं अगर कोई चीज़ तो डॉक्टर के मशवरे से, और अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या आपके कोई ऐसे मालिज हैं जिनके साथ आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, तो या तो फिर उनसे पूछिए जिनको उसका इल्म हो। उसके बाद आप अपने बच्चों को, अपने आप को इस तरह की चीज़ों के साथ अटैच कीजिए, वरना कोशिश ये कीजिए जितनी कम मेडिकेशंस आप अपनी बॉडी में अपनी बॉडी को देंगे उतना ही आप ज़्यादा फिट रहेंगे। और रही बात ये जो राइज़ है कि गैविसॉन, ये बदहज़मी, ये मैदे के मसले जो बहुत पहले कभी सुने नहीं थे, सुनने में आ गए, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ मैं पहला मशवरा ये दूँगी, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, भागिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। पानी पीजिए, डिहाइड्रेटेड बॉडी को ना रखिए। ऐसे ही डॉक्टर, तो उसके बाद एटलीस्ट ये जो आपके हाजमे के मसले ना, हर एक के पर्स में राइज़ेक पड़ी है, इस राइज़ेक को ना चूल्हे में डाल के आग लगा दें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में आज, क्योंकि आज हम जिस दर्द, जिस तकलीफ़, जिस पेन को डिस्कस करेंगे, वो कोई दिल का दर्द, जिस्म का कोई आगन जो है, वो इस तरह का डैमेज, ये चीज़ें नहीं है। वो ये है कि जो शाटी का, आपको पता है, बहुत तकलीफ़ वाला होता है। आप चल फिर नहीं सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते आप सारी ज़िंदगी के लिए, जैसे आज से लगता है कि आप अपाहिज हो गए, आपकी बिल्कुल कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, बिल्कुल आप सुध हो जाते हैं। ये वो पेन है। आज हमारे पास ज़बरदस्त जो है डॉक्टर मौजूद हैं, जो कि क्या कहते हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं। उनको हमने मधु किया ताकि हम आपकी कॉल्स भी ले सकें और आपके सवालों का जवाब दें। और हम आज इसके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर शहजाद भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ हैं और पेन स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको सही तरीके से जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। तो आपके सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए मधु किया। शुक्रिया बहुत बहुत जी डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है सबसे पहले कि व्हाट इज़ शाटिका। बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि शाटिका भी कोई चीज़ होती है, तो पहले तो ये बता दीजिए कि शाटिका क्या है, फिर आगे चलते हैं। इसको अपनी उर्दू में अर्कुन्निसा कहते हैं। अच्छा, ये वो पेन है जो कमर से शुरू होती है और किसी एक टांग में या दोनों टांगों में जाती है, और ये ऐसे होती है जैसे करंट लग रही है, और ये बंदे को कोई काम नहीं करने देती। इसकी आमतौर पे 4 निशानियां याद रखें जी। अगर खड़े होने में प्रॉब्लम हो गई है, 5 मिनट 10 मिनट किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, किसी काम पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लाइन में खड़े नहीं हो सकते विद मोर देन 5-7 मिनट्स,
नंबर एक। नंबर दो, ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, आप आधा घंटा बैठे हैं तो आपने करवटें बदलनी शुरू कर दी हैं। नंबर तीन, ये दूसरी निशानी। अच्छा, एक सेकंड मैं साथ साथ पूछती हूँ, आपने कहा बैठा नहीं जा रहा, अगर जी। कोई बंदा बैठा है तो उसको दर्द अब किस जगह पे हो रही है? कमर के निचले से में दर्द होगी और वो टांगों में ये जाने जगह शुरू- दर्द हो रही है? जी है। ओके। और ये टांगों में जाना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ तक आएगी? जी जी। अच्छा। नंबर तीन, ज़मीन पे बैठने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे हम अच्छा। नमाज पढ़ के उठते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करके उठते हाँ। हैं। और नंबर चार, सुबह सो के उठने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बंदे को, जो यंग बंदा है, हाँ। उसको सुबह छलांग मार के उठना चाहिए, उससे उठा नहीं जाएगा, वो बैठा रहेगा, उठेगा, अपने आप को सेट करेगा, फिर चलना शुरू कर देगा। मतलब उसने जब उठना है तो हाँ। उसकी ये पोजीशन है कि ये- वो पहले ऐसा होगा, हाँ, ऐसे होगा, ऐसा ऐसा सीधा फिर होगा। आस्ता आस्ता उसने अपनी पोजीशन को नॉर्मल करना है, फिर उसको ये फिर ये ऐसे। सिम्टम्स हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है। अच्छा। अच्छा, बाज़ औक़ात शदीद इतनी पेन ज़्यादा होती है कि लोग सीधा खड़े नहीं हो सकते। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ये कहते हैं हम उल्टा लेट के खाना खाते हैं, हम सीधा भी नहीं हो सकते। सो सिवियर पेन, ये बहुत शदीद पेन होती है। ओह माय गॉड। तो इसलिए ये मोस्टली जो पेन है ये एक टांग में या दोनों टांगों में होती है। कमर से शुरू होगी, बाज़ औक़ात घुटने में और बाज़ औक़ात टखने तक जाती है। आय हाय हाय। तो डॉक्टर साहब हम इसके फिर जल्दी से सॉल्यूशंस की तरफ जी, ही आ जी, सकते हैं। आपको जी। पता है मैंने काफ़ी सवाल निकाले थे, हाँ। मगर अब मुझे लगता है कि हम पहले इसके सॉल्यूशंस पे आ जाएं। पहले तो मुझे एहतियात बता दें, फिर हम इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। अच्छा, पहले ना, इससे पहले हम ये देख लें कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये सciatica ही है या जो कि इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी दर्दें होती ठीक। हैं। पहले तो हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं मरीज़ का, हम ओके। आप एग्जामिन कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको sciatica है। दूसरा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो MRI है। इसमें होता ये है कि जो दो मोरों के दरमियान डिस्क होती है, वो डिस्क जाके स्लिप करके किसी नस को दबा देती है। जब तक वो नस दबी रहेगी उस वक्त तक उस पेशेंट की पेन जाएगी नहीं। अच्छा। बाकी दो लोग हमसे अक्सरियत क्या करती है, अगले को पेन किलर लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, पेन वाली दवाइयाँ दे देंगे, ड्रिप पे चढ़ा एपिड्यूरल देंगे, लगा देंगे और दवाइयाँ दे देंगे। लेकिन चूँकि मसला नहीं हल हो रहा, जो दबी हुई नस है वो फ्री नहीं हो रही, उस वक्त तक वो दर्द जाएगी नहीं। तो अच्छा। ये तो बेसिकली हो गया डायग्नोसिस, ठीक है। MRI से कराएंगे ठीक और है। हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कौन कौन सी नस कितनी दबी हुई है। तो अच्छा, scientific MRI चीज़ है से सारी। क्लियरली पिक्चर जी आ हो जाती जाएगा, है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जो नस दब गई है एग्जैक्टली, तो उसकी कोई थेरेपी, उसकी कोई ऐसी तो होगी ना जिससे वो ठीक हो जाए? जी, उसमें एक बात और याद रखें, 100 में से जो 70% दर्दें हैं, 100 में से 70% जो sciatica है वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो सकती है। ओके। 70%। अच्छा। यानी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, अपना वेट ठीक कर लें, आप कमर सीधी करके बैठना शुरू कर दें, आप वॉक शुरू कर लें, ये तमाम चीज़ें कर लें, तो आपकी 100 में से 70 पेशेंट्स बगैर किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। अच्छा। अब मसला अगर एक बंदे को हमने कहा कि जब आप अपनी वॉक शुरू करें, थोड़ा सा वेट कम करें, थोड़ी सी दर्द की दवाई ले लें, और अगर विद इन 2 वीक्स उसको फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि वो अगले 30% में चला गया है, अब उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, अब उसके होने में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सर्जरी की जाए, पीछे से खोला जाए, खोल के उसको काट दिया जाए, पीछे से बिग सर्जरी। अच्छा। सर्जरी आमतौर के ऊपर सिर्फ 2 सूरतों में की जाती है या की जानी चाहिए। एक उस सूरत में जब किसी के पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाए, उसके अच्छा, काबू ही ना इससे रहे, ये सीवियर भी ये यहाँ तक ये भी? यहाँ तक जाती है बात। और दूसरा, उसकी टांगों में इतनी जान भी ना रहे कि वो उठ के चल सके, यानी उसको पैरालिसिस शुरू हो जाए। आय हाय। ये 2 सूरतें हैं जिनमें सर्जरी रिकमेंडेड है सारी दुनिया में। अच्छा। पेन के लिए आमतौर के ऊपर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। अगला सवाल हम क्या करते हैं? हाँ। हम अब ये करते हैं कि उस हमारे पास मशीन्स होती हैं, कैमरे जिसमें लगे होते हैं, हमें वो नज़र आ रहा होता है कि डिस्क कौन सी है। उस डिस्क के अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं, विच टेक्स 5 मिनट्स। ओके। उसके अंदर फिर हम ना बेहोश करते हैं पेशेंट को, ना सुन करते हैं, ना कोई टांका लगाते हैं, ना कोई काटते हैं। 5 से 7-10 मिनट के बाद मरीज़ को उठाते हैं, उठा के आधा घंटा उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको उठा के घर भेज देते हैं। दैट्स इट। सो वी हैव डाटा ऑफ 80,000 पेशेंट्स इन पाकिस्तान इसी टॉपिक के ऊपर, कि sciatica के ऊपर, सिर्फ पेन रिलीव के लिए। दिस इज़ सोल्यूशन। जो आपकी डिस्क जो थी, जिसने जाके नस को प्रेस किया हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। और ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेशन हो, 3-4 सेशन में, डिपेंड करता है कि एक डिस्क है, 2 हैं, 3 है, और कितनी ज़्यादा प्रेस की हुई है। इस तरह से भी दब इस सकती है तरह से भी दब सकती है। जी बिल्कुल। मगर MRI इसके लिए ज़रूरी है? MRI पहले इसके लिए ना? ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, जब ये इस तरह के आप कह रहे हैं सेशंस भी हो सकते हैं, कोई एक इस तरह से भी हो सकता है, तो उसके बाद ये जो, सॉरी कॉल शामिल कर लूँ, फिर मैं आपसे सवाल कर please, लूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है?
जी वालेकुम अस्सलाम, आपका रेगुलर कॉलर सीधा अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ। हाफिज हुसैन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक, ग्रेट। क्या पूछना चाहेंगे? आज हमारे पास पेन आपका स्पेशलिस्ट हैं। एक तो बेहद शुक्रिया कि आप ऐसे टॉपिक लेके आती हैं और हमारी मदद करती हैं, बेहद शुक्रिया। एक तो सवाल आपसे ये था कि डॉक्टर साहब से ये पूछ के मुझे बताएं कि जिन लोगों की अमूमन दफ्तरी औकात में नौकरी होती है और वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनको शेल्फ वगैरह पे खड़े होकर, स्पेशली काउंटर्स पे, जिनको शाटिका का जो प्रॉब्लम हो, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज रिकमेंड हमें कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ साथ वो भी मैनेज करते रहे, ताकि एक तो उनकी रूटीन वर्क चलता रहे, दूसरा ड्यूटी में उनको प्रॉब्लम आए। और दूसरा सवाल मेरा ये था डॉक्टर साहब से जी कि ये किस एज से होना स्टार्ट होती है और किस एज से किस एज तक हमें इस चीज को मेंटेन भी हम रख सकते हैं और किन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे ताकि हम उससे बचा जा सके। और एक गुजारिश करनी थी आपसे, आप बड़ी मेहरबानी करती हैं कि किसी दिन अपने प्रोग्राम में ये टॉपिक लेके आए कि जो सहाफी हजरात कार्ड पे सहाफत करते हैं और अच्छी सहाफत नहीं करते, जिससे मीडिया का बैड इमेज जाता है, उसको कैसे खत्म किया जा सके। ये भी इशू का किसी ने हाईलाइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर ज़रूर, आपकी फरमाइश है, हर हाल में पूरी की जाएगी। आप हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं। दोनों सवालों ने बहुत अच्छे कहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। जी, दोनों सवाल बहुत बेहतरीन है। पहली बात कि इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास 18 साल 16 साल से लेके 90 साल तक के लोग आते हैं। अब यंग बच्चे जो हैं, वो जो लोग हैं, वो जो सपोज एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम करते हैं, अगर ज़रा सा उनके पास एंगल ठीक नहीं है, वज़न ज़्यादा उठा लिया, प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, तो पीछे से डिस्क स्लिप कर देगी। फिर वो लोग जो घरों में हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो क्या करती हैं, या किसी ने उठा के वो बॉटल उठा के रखी डिस्पेंसर के ऊपर, ज़रा सा एंगल ख़राब हुआ तो पीछे से वो डिस्क स्लिप कर देगी। फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो वैसी चीज़ें बिल्कुल नरम होती हैं, वो हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि यानी एज लिमिट कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर जो लोग काउंटर पे खड़े होते हैं, ये दो लोगों को ज़्यादा होती है, एक बात याद रखिएगा। एक वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं और एक वो लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। मसलन जैसे अभी आप कह रहे थे मैंने ट्रैवल करना है, तो जो लोग 12-14 घंटे की फ़्लाइट में जाएंगे, वो लोग जो ज़्यादा देर लंबी ड्राइव करते हैं, वो लोग जो ज़्यादा देर ऑफिस में 6-8 घंटे बैठे रहते हैं, उनमें ये दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बात याद रखिएगा। मेरे एक ही पोजीशन पे बैठे रहना, एक ही पोजीशन पे खड़े रहना, जी, या रिसेप्शन पे काउंटर पे खड़े रहना। और अच्छा, दूसरी बात, हर घंटे के बाद फिर उनको चक्कर लगाना है, कुछ करना है। अच्छा, अब जैसे हमारे जितने वो लोग जो ड्राइव करते हैं लंबी, जैसे लोग ट्रक चलाते हैं 8-8 घंटे, जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, या वो लोग जो लंबी फ्लाइट्स में जाते हैं, मतलब मैं अपने समेत अपने तमाम पेशेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ कि आप कभी भी विंडो सीट मत लें, कभी भी विंडो सीट मत लें, क्योंकि विंडो सीट जब आप लेंगे तो आप निकल नहीं सकते। आपके दाएं वाला बंदा, दो बंदे सो रहे हैं, आप कैसे निकलेंगे वहाँ पे? तो हमेशा आयल वाली सीट लें, हर घंटे डेढ़ बाद उठ के चक्कर लगाएं, लगा के आके बैठ जाएं, आपकी फ्लाइट भी ठीक गुजरेगी, आपको पेन भी नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप जो बंदे अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको भी कोई ना कोई बहाना चाहिए कि वो उठें, उठ के चक्कर लगाएं और आके जाके बैठ जाएं। और सबसे बेहतरीन जो काम है वो सपोज नमाज पढ़ना है, हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद उठे जाके वुजू करें, नमाज पढ़ें, पढ़ के वापस आ जाएं, उनको पेन नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। हमारे घरों में जब हमें शुरू में तालीम दी जाती थी, तो हम ख़वातीन को, बंदों को यही बताया जाता है हमेशा आपने सीधी कमर के साथ बैठना है, जैसे निकाल के नहीं बैठने। हाँ। जब कुब निकाल के बैठेंगे तो वो सारी जो स्ट्रेन है वो बैक पे जाएगी, उससे पेन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ज़रूरी है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे इसी को आगे एलैबोरेट करेंगे, बातों को जो है एहतियात बता रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर शाटिका को लेके, हमने उसी को फॉलो करना है, इसी को बात करेंगे, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं शाटिका के पेन के ऊपर। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर शहजाद, ये बताइएगा कि अगर एक बार शाटिका ख़त्म हो जाता है तो क्या दोबारा भी आने के चांसेस होते हैं या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है शाटिका? नहीं जी, बिल्कुल आ सकता है। ये जो एहतियातें हैं ना, ये सारी उम्र हमें जारी रखनी है। हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सारी उम्र हमें जारी रखनी है, क्योंकि ये दर्द तो वही कि हमारे बैक के, हम एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं। मेरे पास जितने मरीज़ आते हैं ना, उनसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछूँगा। नंबर 1 कि आपके खाने और सोने का टाइम है कि नहीं फिक्स? 90% आंसर इज़ नो। आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं, चाहे वो वॉक ही है, तो 90% आंसर इज़ नो। तो जब हमारी चीज़ें ही ठीक नहीं हैं तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हम सदा फिट रहेंगे? तो मसल्स हमारे वीक रहते हैं, हमें चलते फिरते रहना चाहिए। लेकिन शाटिका वाली जो एहतियातें हैं वो हमें जारी रखनी चाहिए,
ताकि दर्द एक दफ़ा हो सकती है तो वो दोबारा भी हो सकती है। ठीक है सो वी नीड टू बी केयरफुल ताकि दोबारा दर्द ना हो। सर लास्ट सेकंड्स है हमारे पास, मुझे बता दीजिएगा पेन हो गई है, शाटिका भी निकल आया, बहुत दर्द है, क्या करेंगे? मगर ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बात कर रहे हैं शाटिका के पेन के ऊपर। आप कॉल भी कर सकते हैं, मगर अभी हम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो शाटिका है इसका जो आप हमें बता रहे थे प्रिकॉशंस के, इस तरीके से अगर हम एहतियात करें तो हमें शाटिका जो है वो दोबारा नहीं आएगा। तो प्लीज़ ओवर टू यू। अच्छा, पहली चीज़ हम इस पर बात करें कि हर शाटिका पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ओजोन थेरेपी करते हैं। हम उसमें डिस्क के अंदर जाके एक ओजोन के लगाते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं उस प्रोसीजर को। तो ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है। आधा घंटा रेस्ट करें, उसके बाद उठे और घर चले जाएं। किसी सर्जरी की, एनेस्थीसिया की, कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहते हैं, प्लीज़ ये याद रखें जिसके पास भी जाएं वो अच्छी तरह ट्रेंड होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ताकि उनको ये पता हो कि मैंने किस बंदे के लिए, किस खातून के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बतानी है। नहीं तो शाटिका के पेन के लिए भी जो कायरोप्रैक्टिस होती है वो सही है? वो कायरोप्रैक्टिस निकालना, ये सब कुछ? कायरोप्रैक्टिस बड़ा लफ्ज़, ज़बरदस्त आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको कड़ाके निकालने वाले कहते हैं। अब होता ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कायरोप्रैक्टिस हैं, बन गए हैं, वो हैं नहीं, वो आपका गलत कड़ाका भी निकाल सकते हैं। सो व्हेनेवर यू गो, किसी ऐसे बंदे के पास ये कंफर्म कर लें कि वाकई ही इनकी ट्रेनिंग है कि नहीं है, कि सिर्फ ये कड़ाके निकालते हैं, जो कि हमारे पास बेशुमार लोग कड़ाके निकलवा के आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो कायरोप्रैक्टिस वाली कहानी है, कड़ाके निकालना, ये तो वो भी जराब भी निकालता है, तो ये वो वाली हरकत ना हो जाए ना? जरा से भी तो कितनी गलतियां, डिग्री नहीं, कुछ नहीं, जहालत ही है, थोड़ा बहुत हाथ निकाल दिया लोगों का, पाँव निकाल दिया, गट्टा निकाल दिया, होता है ना? जो क्वालिफाइड है, जो वेल ट्रेंड है, वो तो आपका काम ठीक कर देंगे। अच्छा। जो क्वालिफाइड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं, चलो जी ये सस्ता है, और वो उसने आपको गलत कड़ाका निकाल दिया, तो फिर आप जो मर्जी करते फिर उसको आराम आने में बहुत टाइम लग जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सपोज अगर दर्द शुरू हो गई है तो फिर क्या करें? अगर दर्द शुरू होगी तो पहली बात है कि वो हमारे बेशुमार लोग जो बेशुमार घर में पड़ी हुई गोलियां खाई जाते हैं, ये काम नहीं करना। ये काम नहीं करना, क्योंकि उससे आपका मैदा भी ख़राब हो सकता है, आपका जिगर भी ख़राब हो सकता है, आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। आपने ज़रूर किसी क्वालिफाइड बंदे को दिखा के उससे ट्रीटमेंट ले लेना। और मैंने आपको पहले भी कहा, 70% लोगों को बगैर किसी ट्रीटमेंट के आराम आ सकता है, अनटिल अनलेस दे सी ए प्रॉपर पर्सन, चाहे वो पेन फिजिशियन है या किसी और के पास चले जाए। डॉक्टर साहब, सब तो ये कहते हैं ना कि हम क्वालिफाइड हैं, हमारे पास डिग्रियाँ हैं, हम ज़्यादा समझदार, फिर किसके पास जाए देखने वाले? सोल्यूशन क्या है फिर इसका? मतलब थोड़ा, एक तो आपने कहा कि मेडिकेशंस घर में पेन किलर नहीं करनी, एक हद से ज़्यादा, ठीक है, एक हद से ज़्यादा नहीं। उसके अलावा और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल है, ताकि अगर वो कोई उनको रेकमेंड कर रहा है, मेरे जितने भी देखने वाले भाई बहन हैं, तो उनको पता हो कि क्या ट्रीटमेंट है सही? सबसे पहले घर से शुरू करें ना। घर में अगर आप उल्टा लिटा के उनको एक कोल्ड या वार्म मसाज कर सकते हैं। अच्छा। ठंडा मसाज कर सकते हैं, ठंडी बर्फ़ लेके उसको आप शॉपर में लपेटें, अगर आइस पैक नहीं है उसको कपड़े में लपेटें, उसके ऊपर रख दें, और थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आधे घंटे बाद उसके ऊपर कोई गर्म जैसे बॉटल होती है फिर वो रख दें, ताकि मसल तो रिलैक्स हो ना। अच्छा। मसल रिलैक्स होंगे तो पेन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहले ठंडा रखें, फिर गर्म रखें। जी, और ऑल्टरनेट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, कम से कम घर में तो फर्क पड़े दर्द का। और डॉक्टर साहब, कितनी देर के बाद ये बंदा ऐसे 5 से 7 मिनट रखें, उसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा गर्म रख लें। आधा घंटे के बाद? फौरन नहीं, फौरन कुछ देर के बाद। अच्छा, ठीक है। ताकि वो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर ना हो जाए। ओके। उसके बाद आपने घर के अंदर अगर कोई मसाज की कोई क्रीम पड़ी है और जैतून का तेल ही पड़ा हुआ है, तो कम से कम लेके उसको मसाज करें। अगर उसको फर्क पड़ना शुरू हो गया है, उसको मसाज हीट करके करना है, तेल कोई ऐसी? वैसी। क्योंकि बेसिकली बाज़ औक़ात होता है कि जो मसल स्पैज़म में चले जाते हैं, खिंचाव में चले जाते हैं, वो मसल रिलैक्स होंगे। अब मसल का जो प्रेशर है वो क्या होगा? ये थम्स के साथ थम्स के साथ कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, वो मतलब वो रगड़ा नहीं लगाना है। ओके। तो इस तरह करें कि वो जज्ब हो जाए। वो जो क्रीम्स हम बताते हैं वो उसके साथ उसमें भी आप जैतून का तेल मिक्स कर सकते हैं। ओके। अब वो पेन हमने ऊपर की तरफ निकालना है या फिर नीचे की तरफ निकालना है? वो आप किसी दोनों साइडों पे निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट भी। अच्छा, अब ये कर लिया और आराम नहीं आया, ठीक है। अब अगला स्टेप ये कि देन गो टू सम पर्सन जो कम से कम इस चीज़ को समझता हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये चीज़ें ट्रीटेबल है, विदाउट सर्जरी ट्रीटेबल है। सर्जरी की ऑप्शन हमारे पास सबसे आखिर में आती है, जब कुछ भी ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ उनको भेज सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है।
हाँ। हर दर्द शैटिका नहीं है, ओके। याद रखें। हर ठीक है। दर्द, बाजू का सिर्फ मस्कुलर पेन्स होती हैं जो आसानी से दर्दों, जो आसानी की दवाइयों से ठीक हो सकती है। अच्छा। तो शैटिका को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस है वो MRI है, MRI और वो भी ट्रीटेबल है। ठीक है। सो ये दर्दों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये दर्दें ओके। ठीक हो सकती हैं। सिर्फ हमें जब ये पता चल जाएगा कि दर्द की वजह क्या है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, 2 टिप याद रखें। हाँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज और अपने खाने और सोने का टाइम ठीक रखें, आपको दर्दें नहीं होंगी, आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो पैसे हमें देने उनके जाके कपड़े खरीदेने हैं। क्या बात है। अच्छा लास्ट, अब शाचिका ही है, कंफर्म हो गया कि शाचिका है जी। अब उसके बाद क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है, बेस्ट बता दें। ट्रीटमेंट हमारे पास देखिए, हम लोग जो करते हैं, हम लोग तकरीबन 80,000 पेशेंट्स हमने किए हैं। हम म्यो में भी ये ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे भी, और इसके अलावा भी बाकी भी करते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अंडर, हमारे पास ऐसे मशीन हैं जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, वी एग्जैक्टली पिन पॉइंट द डिस्क के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पे प्रोसीजर करते हैं। थेरेपी का क्या नाम है इसको सर? ओजोन थेरेपी कहते हैं, ओजोन और इसको थेरेपी। न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से ही होती है। ठीक। 5 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट ठीक है, है। कोई एनेस्थीसिया नहीं, बेहोश नहीं, सुन नहीं, कांटा नहीं, जो कटना नहीं है, कटना, कोई कुछ टांका कटिंग नहीं नहीं, लगाना, ठीक है, कुछ भी नहीं stitches कुछ भी करना। ठीक। उसके बाद डिस्क में आपने एग्जैक्ट पिन पॉइंट जाना है, उसके अंदर उसको डिस्क को ट्रीट कर देना है। वो थोड़ा सा श्रिंक होगी, जो नस दब रही है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी और पेन बेहतर होना शुरू हो कोई गलत ट्रीटमेंट ना करा लेगा। 10 मरतबा पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि क्या तरीका है, क्या इलाज है। वकास की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा वकास साहब जी। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर मुझे ना 4 साल हो गए हैं ये इसको, मैंने ना तकरीबन MRI भी करा ली है, सब कुछ करा दिया, दवाइयाँ भी, पेन किलर, लेकिन मुझे ये दर्द नहीं जाता। आपको मुझे कुछ भी नहीं, आपको शाटिका ही है, MRI में आ गया था? नहीं MRI कुछ भी नहीं करा, लेकिन ये नहीं जाता मुझे। अच्छा, ये देखें, पहली बात है कि MRI करा लेना जो है वो ट्रीटमेंट तो नहीं है ना। नहीं। अब तो हमारे जो जरा लोग हैं वो भी MRI कराते हैं। अच्छा। मैं जो कि रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास लोग MRI कराने के लिए आते हैं, तो वो तो जो जरा है वो भी MRI कराते हैं, उनको भी पता होता है 4-5वें मोरिज दर्द है। हाँ। सो अब ये दिस इज ए डायग्नोसिस, अब इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, ये बात कीजिएगा वकास से। वकास जी। साथ हैं, वकास बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अच्छा जी, कुछ वकास, तो पूछें? जो मैंने आपको अभी ट्रीटमेंट सारा बताया, ये हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में हॉस्पिटल में आ जाए तो हम वहाँ पे भी आपको ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। और इसमें वही है कि कोई बेहोश नहीं करना, कोई हमने सुन नहीं करना आपको, लेकिन टेक 10 फ्यू मिनट्स है। इंशाल्लाह 1 से ज़्यादा सेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन कितनी ख़राब है। अच्छा। लेकिन सर्जरी की ज़रूरत बहुत हद तक नहीं पड़ती है। ठीक है। दीज आर ट्रीटेबल विदाउट सर्जरी। प्रॉपर सिर्फ एक दफ़ा आप अपने किसी पेन फिजिशियन को, जो हर शहर में अब हैं माशाल्लाह, आप जाके उनको दिखा सकते हैं, दे कैन हेल्प यू। डॉक्टर साहब की टाइमिंग क्या होती है म्यू में? म्यू में 9 से लेके 8:30 से लेके तकरीबन 1 बजे तक। 8:30 से 1 बजे तक डॉक्टर साहब म्यू में बैठते हैं। वकास जाके दिखा दो, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वरना ये पता नहीं कोई अगर तुम्हें सर्जरी वर्जरी की कोई बात कर रहा है, कट लगाने की, स्टिचेस की, तो ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बस थोड़ा सा प्रोसेस है, ठीक है, पेन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और तुम आराम से घर चले जाओगे। हो सकता है एक सेशन से जो है ना रिलीफ हो जाए। जी, और दूसरी चीज़ ये कि ये ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है। मेरी सारी ट्रेनिंग इटली की है, हमने वहाँ से हमने ये सारी ट्रेनिंग ली थी। यूरोप में है, इंडिया में है, चाइना में है, जापान में, सारी दुनिया में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता मेरे और आप समेत कि उसकी सर्जरी हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चाहता। सो इफ क्योंकि सर्जरी के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। सो उस सूरत में होनी चाहिए जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाए, फिर हमें सर्जरी की ऑप्शन रखनी चाहिए। इससे पहले जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो रखेंगे। आई टेल यू दैट 90% ऑफ द टाइम आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद साहब, आपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में से वक्त निकाल के यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनको गाइड किया अच्छी तरीके से। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने अपना इलाज कराना है और ये क्या प्रोसेस है, और शाटिका के पेन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से आपने बचना है, प्रिकॉशंस करनी है, क्या आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या एहतियात करना है, इन सब के ऊपर सही फोकस करें तो आप ठीक हो जाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अभी मेरे पास जो मेहमान है वो है हकीम अताउर रहमान साहब, जिनको हमने यहाँ पे मधु किया है कि आज हम उनसे जान सकें कि कम वज़न से क्या मुराद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो कम वज़न होता है, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको वेट गेन नहीं होता, अच्छा खासा खाते हैं, डाइट भी अच्छी होती है, मगर उनको लोग ये कहते हैं फाका ज़दा है, कमज़ोर है, सिंगल पसली है, ढांचा है, तो ये सब कुछ उनको सुनने को मिलता है और वो वेट गेन कर ही नहीं पा रहे होते। तो आप बताइए कि कम वज़न से क्या मुराद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कम वज़न से ये मुराद है कि इंसान का जो कद है और उसकी जो एज के लिहाज से जब हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें मिसाल के तौर पे जो 50 से लेस लोग हैं और 5.5-6 फुट कद है तो वो वज़न उनका कम होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन देखने में ऐसी है कि जो ना पहना हुआ कपड़ा अच्छा लगता है और उम्र के लिहाज से उनके चेहरे भी वो पिच के गाल होते हैं और जिस्म की हड्डियां नुमाया और होती मतलब ऐसा लगता है हैंगर को कपड़े पहना दिए मतलब वाकई ना नहीं, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी है कि वो सबका दिल अच्छा करता कपड़ा है भी नहीं बिल्कुल वो पहन कि सकते भाई अगर मोटा है तो दुबला हो जाए, दुबला है तो थोड़ा सा ऐसी सेहत Absolutely. इख्तियार कर ले कि लागर ना लगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आपको आज मधु किया है। हाँ, और जिनकी ऐसा है कि जिनकी जो असाब हैं, ये जो हड्डियां हैं उनके ऊपर गोश्त ना हो अच्छा और ये शोल्डर्स नुमाया हो, तो ये लोग जो है ना कमज़ोर होते हैं। इसकी कई मेजर वजूहात हैं। अच्छा जी जी तो कुछ बता दें कौन कौन सी इकसाम है जी जिसमें इसमें ये सारे issues मैं होते बताता हैं? हूँ कि देखें अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें मोटा होना है। अच्छा, 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है जेनेटिकली, कुछ फैमिलीज़ के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पतले दुबले रहते हैं। अच्छा दुनिया की वो बदपेजियाँ कर लें, दुनिया की वो टोटके कर लें, वो मोटे नहीं हो सकते। ठीक, ये जेनेटिकली इश्यूज होते हैं, ठीक उनकी है। काट ही ऐसी होती है। काट ही ऐसे होता अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं 70% जो बीमार होते हैं, किसी वजूहात की वजह से मोटे नहीं हो रहे होते। मिसाल के तौर पे सबसे पहली जो उसके अंदर पॉलिसी अपनानी है वो ये है कि अपने मैदे के निज़ाम को बेहतर करना है। पतले लोगों ने भी जी जी, जो पतले लोग हैं उन देखें, जब आप पतले क्यों हैं, आप अच्छी से अच्छी खुराक खा रहे हैं लेकिन वो खुराक आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मुहैया नहीं कर रही। आपकी अच्छी खाई हुई ग़िज़ा आपको जुज़े बदन नहीं बन रही, जिससे आपकी बॉडी में फरबही नहीं आ रही। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ये है कि पहले आपने कोई भी ट्रीटमेंट करना है या कोई भी खुराक खानी है, सबसे पहले अपने मैदे को दुरुस्त करना है। क्योंकि मैदा जो इंसानी जिस्म का हौज़ है और तमाम तर जो ऑर्गन है ना, उसकी जो मैसेजिंग है, उसका आगे जो बेस बुनियाद है वो स्टमक है, मैदा है। ठीक है। तो जितने लोग जो मोटा होना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने मैदे की इस्लाह करें, भूख वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिसमें आपकी भूख बढ़े, और दूसरे नंबर पे ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए, मिसाल के तौर पे बादाम और ये देसी जो हम जिसको हम कहते हैं इसका किशमिश, नहीं किशमिश, सोगी जिसको हम देसी सोगी कहते हैं, ये वज़न बढ़ाती है। इसी तरह आजकल अंगूर आया, अंगूर का आप इस्तेमाल करें, इससे वज़न बढ़ेगा। इसी तरह आप जो है खजूरों का इस्तेमाल करें, खजूर वज़न बढ़ाते हैं। खजूर में कोई सा भी अजवा हो, जो मर्जी खजूर हो। अच्छा, हाँ, वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अरब की खजूर हो, चाहे सिंध की हो, खजूर दूध के साथ इस्तेमाल करें। ग्राइंड दूध में, मिल्क शेक में खजूर डाल सकते हैं। इसी तरह आम जो है, मैंगो जो है ना, इंसान में फरबही पैदा करता है। ठीक है। लेकिन यही बात है कि ये ग़िज़ा उस टाइम जुज़े बदन बनेगी जब आपका मैदे की इस्लाह होगी। साबुदाना भी ठीक रहता है? साबुदाना इसमें बेहतरीन चीज़ है। इसमें गंदम का दलिया जो है ये मोटा करता है, जैसे जौ का दलिया पतला करता है, तो गंदम का दलिया जिस्म को फरबा करता है। ठीक है। और गंदम के दलिए में आप बादाम, किशमिश, दूध, शहद, जो भी उसमें हस्बे जायका चीज़ें हैं इस्तेमाल करें, उससे आपको फरबी आएगी। आलू भी एक बेहतरीन चीज़ है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और हमने देखा है मुशाहदे में कि अक्सर लोग जो बहुत पतले होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप जो है ना साल में एक बार ब्लड डोनेट करें। अच्छा, वो जब ब्लड डोनेट करते हैं ना तो बॉडी के अंदर जब एक दफ़ा पूरी हिलजुल होती है, ब्लड निकलता है और नया ब्लड जब आप वो पैदा होता है साले खून, उस टाइम भी आपकी बॉडी फरबही की तरफ जाती है। अच्छा, ये टेक्निकल बड़ा एक कीमती पॉइंट है। दुबले लोगों को ज्यादा खून देना चाहिए, यानी डोनेट के तौर पे अपने दो एलिमेंट होंगे ना, एक तो शिफा का एलिमेंट होगा कि वो शिफा मिलेगी, दूसरे नंबर पे एलिमेंट होगा खिदमत, जिसको जरूरत है उसके आप काम आ सकेंगे, तीसरा सेहत भी मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो सिंगल पसली, डबल पसली लोग बात करते हैं, तो क्या असल में लोगों की सिंगल पसली, डबल पसली, चौड़ी हड्डी, पतली हड्डी ये होती है? जी देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनका ये शोल्डर और ये जो फ्रंट का हिस्सा है ना, ये चौड़ा होता है। ठीक है जी, और ये नेचुरल। कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनका दतना है बहुत स्लिम होता है, चेहरे में बिल्कुल स्मार्टनेस होती है, वो बॉडी फरबा भी हो जाए तो वो कमज़ोर लग रहे होते हैं। ये फिज़ीक है, नेचुरली अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह पाक की बनाई हुई इंसान। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान पतला भी है ना, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, बजाय वो मोटा होने की दवाइयाँ खाने की। वो अपने आप को देखे कि उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं है, सुस्ती है, काहली है। अगर वो एनर्जेटिक है तो अगर वो थोड़ा वज़न कम भी है ना तो वो इतनी ख़तरे वाली कोई बात नहीं। अच्छा, कुदरती तरीके से वज़न में इजाफे के क्या तरीके होते हैं हकीम साहब? जी, कुदरती तरीके से 2-3 एलिमेंट हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि जो शख्स ये समझता है कि उसका वज़न कम है,
वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ते की आदत बनाए। सुबह का किया हुआ नाश्ता अर्ली इन द मॉर्निंग जुदे बदन बनता है। हमारे यहाँ लोग सुबह का जो नाश्ता है ना वो दोपहर के टाइम खा रहे होते हैं, और दोपहर का खाना जो है वो डिनर में खा रहे होते हैं। तो ये देखें, अल्लाह ने जो एक निज़ाम पूरी कायनात का बनाया है और पूरी बॉडी का जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया ना, वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है। अगर अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है, तो अगर आप दिन को आराम और रात को काम करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आपकी मखसूस औकात के अंदर ग़िज़ा का लेना आपकी बॉडी को जुज़े बदन भी बनाता है और आपकी बॉडी को फरबा भी करता है। तो ये लोग टेक्निकली तौर पे जो फजर के बाद नाश्ता करेंगे, और अच्छा मज़े की बात, जो लोग ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद शदीद भूख लगेगी, बगैर दवाई खाए भूख लगेगी, क्योंकि आपका अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम नेचुरली वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक। अच्छा, एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरीदा क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बहन, क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? मैंने पूछना, मेरी ना बहन के ना जिस्म पे मोटे पहले बारीक तिल थे, अब वो ना मोटे मोटे काफी तिल हो गए हुए हैं, ठीक है, तो उनका ना पेट भी अक्सर खराब रहता है, मोशन आने लग जाते हैं, तो उसके बारे में पूछना है जी। हकीम साहब कोई दवाई बताइए। बता दें जी मैं बात करवा देती हूँ टॉपिक से हट के, मगर आप प्लीज इलाज एक तो उन्होंने बता मोशन का बताया, दूसरा दाने का बताया। बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए फरीदा। हकीम साहब बात कर रहे हैं आपसे। जी। वो ना जिस्म पे कुछ बारीक तिल है, कुछ ना मोटे तिल है, जैसे मतलब एक मटर के दाने के बराबर या इतने मोटे तिल हो गए हैं, तो अक्सर मोशन आने लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो इसके बारे में पूछना है जी। बताइए जी। जो चेहरे पे कील हैं उनके, और तिल जिसको आप कह रही हैं, जिस्म पे भी तिल हैं, ये जिगर की खराबी से होते हैं। तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। कोई ऐसी दवाइयाँ जो जिगर के अंदर प्यूरिफिकेशन के अमल को तेज़ करें। जैसे हमारे पास उनाब है, उनाब का पानी पीना शुरू कर दें। इसी तरह जो है ये शात्रा, अर्क शात्रा एक होता है, वो चौथाई कप सुबह शाम पिए, उससे जिगर की भी सलाह होती है, और जिस्म के अंदर जायद जो तिल होते हैं, वो मौके जो होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और पेट में उनका अक्सर लूज रहता है, उसके लिए सौंफ, पुदीना, इलायची का कावा पीना शुरू कर दें। दिन में 2 बार सौंफ, पुदीना और इलायची का कावा पीना शुरू कर दें, उनका पेट जो है ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे ये बड़ा अच्छा कावा आपने बताया। ये हाँ, मुझे इतने साल हो गए, मैं ये कावा ज़रूर पीती हूँ किसी भी हालत में। बच्ची भी जब मेरी दुनिया में आई थी, तो लोग जैसे ग्रे वाटर पिलाते हैं, तो मैंने इसको यही पिलाया था। बड़ी इलायची का दाना तोड़ के, छोटी इलायची का दाना तोड़ के, सौंफ और पुदीना डंडियाँ हटा के, उसका जब हल्का सा गुलाबी अर्क निकल जाए, काला नहीं, तो ढक्कन ढाक के, जैसे उसका गुलाबी अर्क निकल जाए तो उसको निकाल के, फिर उसमें थोड़ा सा शहद, बेरी का शहद, छोटी मक्की का शहद जो आपको मिल जाए अवेलेबल, वो डाल के फिर मैं उसको पिला देती हूँ। बेहतरीन चीज़ है जी, और मैं इतना अच्छा फील करती हूँ, यकीन कीजिए। तो आज आपने यही जब कावा बोला तो मुझे एहसास हुआ कि इसके फ़ायदे वाकई बेशुमार है। इसको लाइफ में सारी ज़िंदगी के लिए पक्का कर लेना चाहिए। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अली क्या कहेंगे? जी अली। मेरे ये है कि मुझे अब ऐसा हो गया कि मैं मेरे की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक काफ़ी, मेरी एज तकरीबन 29 एज है, लेकिन 2 बच्चे हैं मेरे। तो मेरा जो है ना, मैं ये वजन की दवाई मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वेट तो बढ़ाने की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जिस समय मेरा वेट बढ़ाने की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? जी, वजन बढ़ाने की। अच्छा ठीक है, आपको जवाब देते हैं। जी हकीम साहब बात कीजिएगा। अच्छा, ये जिन लोगों का मैदे का पुराना मसला हो, उनको चाहिए कि हमारे जो 4-5 किस्म के जो मुरब्बे हैं ना, इन मुरब्बों को मिक्स कर लें। जैसे गाजर का मुरब्बा 1 पाव ले लें, सेब का मुरब्बा 1 पाव ले लें, और आंवला और हरीर का मुरब्बा ये भी 1-1 पाव ले लें। तो ये तकरीबन 1 किलो बन जाएगा। इस 1 किलो के अंदर ना 3 चीज़ें उसमें मिक्स कर लें। एक उसमें सौंफ को पीस के 2 चम्मच का उसका पाउडर ले लें, और 2 चम्मच मूसली स्या एक हमारी वो जैसा मूसली सफ़ेद होती है ना, मूसली स्या ले लें, और आखिर में ना तुख्म रेहान का 1 चम्मच ले लें। तो ये उस मुरब्बे में मिक्स करके 2 चम्मच उसमें आप हनी, कोई भी हनी, शहद मिला दें। अच्छा। तो ये सुबह निहार मुँह 2 चम्मच एज अ न्यूट्रिशन, एज अ टॉनिक ये भाई इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे इनका मैदा भी ठीक हो जाएगा और वजन भी बढ़ेगा। वाह,
अब्दुल सत्तार मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या कहेंगे? जी सत्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सत्तार भाई, हकीम साहब बैठे, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम मेरी बच्ची है, जी उसको तकरीबन साल की, मेरी एक बेटी कितने साल की? साल की, 14 साल की, अच्छा जी जी। जी। इस महीने से उसको थोड़ी पीसीआर पे इनका सवाल सुनिए, मुझे थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है, ज़रा एग्जैक्टली अगली कॉल लेते हैं, जब तक कि आप इनको पीसीआर पे समझा दीजिएगा क्या मसला है। तारिक की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक। जी लाहौर से कॉल है, हकीम साहब से बात कर दी जी बात कर रहे हैं, बात कीजिएगा, क्या पूछना है? मॉर्निंग फिजा। जी जी फिजा हकीम साहब बात कर रहे हैं जी, आप बात कीजिएगा उनके साथ। ये ऐसे है कि मेरा नाक बंद रहता है। हेलो जी जी सुन रहे हैं भाई, आपका नाक बंद रहता है? मेरा नाक बंद रहता है और ये ना नजला जुकाम, ये मैंने नजला जुकाम हुआ था, डॉक्टर से दवाई ली, वो वजह से बंद हो गई और नहीं निकलता, तो ये नाक मेरा एलर्जी होती है। ये आप जरा फैसला दे दीजिए। जी, इसमें मोहतरम तारिक साहब आप इस तरह करें कि उस्तखुदूस लेवेंडर जो एक फूल होते हैं, ये कोई 3 4 5 इसके छोटे छोटे फूल ले लें और 2 काली मिर्च ले लें और तकरीबन 7 दाने मुनक्का के, इसको आप पानी में कावा बना के ना तो सुबह शाम पिएं, नाक भी खुल जाएगा और आपको रेशा बलगम की जो एलर्जी है उसमें भी फ़ायदा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रोगने लौंग लेके ना नाक में हल्के हाथ से दोनों नाक में उसका अरोमा लें, उससे भी आपका नाक खुल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अब्दुल सत्तार की कॉल थी ना भाई जी, की, जी। उनकी जो बेटी है वो 14 साल की है। जी, जी। वो 1 महीना हो गया, वो कुछ भी खाती है तो उल्टी के ज़रिए सब निकल जाता है, वो पानी तक नहीं पी पा रही है, वो भी उल्टी से निकल जा रहा है। जी, जी। सीवियर केसेस ज़रा सही बता दें क्या? जी, मसला हो सकेगा उनके लिए? उनकी जो बेटी 14 साल की है, उस बच्ची को वो बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करती है तो उल्टी आ जाती है, हाँ, हजम नहीं हो रही। पानी जी। भी सर। पहले तो उसको आप कोशिश करें कि उस बच्ची का पानी का देखें कि उबला हुआ पानी है या अच्छी जगह का पानी है, क्योंकि पानी के अंदर कुछ ऐसी इन्फेक्शन होती हैं जो बॉडी में वो जज़ब भी नहीं होती। इसी तरह उस बच्ची को आप पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करवाएं, पुदीना की पूरी चटनी का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप इसको एक अर्क है, अर्क के सौंफ और अर्क के गाउज़बान, इन दोनों के 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस बच्ची को दें, इंशाल्लाह इसकी ये वॉमिटिंग वाला मामला हल हो जाएगा। क्या बात है जी। और अब कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए स्पेशली वेट गेन करने के लिए, ताकि जो आम तौर पे हर कोई इस्तेमाल कर सके, हर कोई खा सके, कोई ऐसा नुस्खा ज़रूर बता दें। जी बिल्कुल, इसमें जो बहैसियत मजमूई जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो इस तरह करें कि सुबह के टाइम तकरीबन 1 कप या 1 प्याली दूध को नीम गर्म करें कोसा, उसके अंदर 3 अदद अजवा खजूर डाल लें और 1 चम्मच जरिश्क, बरबेरीज अच्छा, हाँ, ठीक जरिश्क, है। वो जो समझ खट्टे गए। मीठे से दाने होते हैं जो ठीक आप है। फ्रूट केक के ऊपर भी होते हैं, बिल्कुल समझ गए। 1 चम्मच जरिश्क उसमें डाल लें, 1 चम्मच शहद डाल लें और उसके साथ कोई 7 अदद उसमें मुनक्का डाल लें। मुनक्का डाल के वो इसको अच्छी तरह, अच्छा उसमें 2 अदद इंजीर भी डाल लें, अगर ये मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है ना, गर्मियों में डालें, अच्छा, हाँ। सर्दियों में इंजीर और बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी? 2 इंजीर? 2 इंजीर और 7 अदद अब बादाम। वो इंजीर भीगी हुई होंगी या ऐसी ऐसी? ऑलरेडी जब दूध में जाएंगी और 5-10 नरम हो मिनट उसको जाएगी, आप, हाँ। हाँ, वो नरम हो जाएगी और ठीक है। सॉफ्टनेस आ जाएगी। ठीक है। और खुश्की भी ये आप सुबह निहार मुंह नाश्ता इसका करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जो लोग समझते हैं कि उनके चेहरे पे मास्क नहीं आता या उनकी बॉडी फरबा नहीं होती, ये 15 दिन इस्तेमाल के बाद आप अपना वजन कर लें तो 1.5-2 kg वजन भी बढ़ेगा। Really? और इंसान की जनरल हेल्थ भी बेहतर होगी और इम्यूनिटी भी एनहांस होगी। सारी चीजें ही आपने ऐसी बताई एनर्जी है ना, कुदरत। मल्टीविटामिन वाली चीज़। मल्टीविटामिन है, एब्सोल्युटली। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। लोग वेट लॉस के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर ये वाली जो ताने दुबले पतले लोगों को पड़ते हैं, सिंगल पसली, सुटकी का पेशेंट, यू नो ऑल दैट, सिंगल हड्डी, फाका ज़दा, ऑल दैट, कमज़ोरी की दुकान, ये सारे जो ताने मारे होते हैं ना हम लोग पतले दुबले लोगों को देख के, हैंगर में कपड़े लटके, तो ये अब आज के बाद नहीं मारेंगे कि जो इतना अच्छा नुस्खा बताया है इसको इस्तेमाल कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें पूरे प्रोग्राम में
काफ़ी जगह पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस ऐसी ऐसी बताई हैं जो आप खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज आएगा। और साथ साथ मैदे का, जैसे कि उन्होंने बताया कि ख्याल रखना है, अगर मैदा ठीक होगा आपका जो फंक्शन है वो पूरी बॉडी का सब निज़ाम जो है वो सही रहेगा। हाजमे की वजह से भी समटाइम्स लोग वेट पुट ऑन नहीं करते, ये भी हकीम साहब ने यहाँ पे बताया। तो मैदे का भी इलाज ज़रूरी है। आपको मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आपके जहन में क्या आता है जब ये कहा जाता है कि गर्दन में सरिया है? आम तौर में ये जो गर्दन का सरिया है ना, इसको तकब्बुर की अलामत समझा जाता है और किसी भी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ये जो अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहे। क्या ही बात हो अगर इसी गर्दन में सरिये को बहैसियत कौम अपनी ताकत बना लें हम, ऐसा हो सकता है। और इस बात पर हम डट जाए मजबूती के साथ कि वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए अपने जो अज़ीज़ की शम्में है ना जो सारी, उसको हमें ख़ुद जलानी होंगी। अपने आबा व अजदाद के अपने उसूलों पर डट कर बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया था। तो आइए ना, इस 14 अगस्त को हम ये अहद करते हैं, इन्हीं बहादुरी और नेक नियति के मबनी उसूलों को हम फॉलो करें, इन्हीं पर चलते हुए इस मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्योंकि अगर दिल में मुल्क की मोहब्बत हो ना नाज़रीन, और इरादों में अज़म हो, तो गर्दनों में सरिया भी अच्छा लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेखू स्टील। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास एक स्टोरी है सैयद गुलफाम नकवी की, वो मेरे साथ मौजूद है और वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से कारनामे करते हैं, उन्हीं की ज़बानी उनसे सुनेंगे। वैसे दुबई की कंपनी में जॉब करते हैं मगर अभी पाकिस्तान आए थे, पूरा पाकिस्तान घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए। कुछ ऐसे कमालात करते हैं, वो क्या क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जहाज़ में से भी छलांग लगा देते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, और क्यों करते हैं, क्या वजूहात है, पीछे रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं गुलफाम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अपनी स्टोरी सुनाइए ना ज़रा, अपनी ज़बानी, क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? मेरी स्टोरी ये है कि मोहब्बत तो आपको भी है पाकिस्तान से। क्या बात है। और हर किसी को है। क्या बात है, पहचान जो है हमारी। बिल्कुल, मेरा जज्बा कुछ अलग ही है। अच्छा जी हाँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ और किया भी है, और ऑलरेडी मेरी विश है कि मैं बहुत कुछ करूँ पाकिस्तान के लिए। वाह। बचपन में हम पैदल फ्लैग लेके जाते थे पाकिस्तान के, थोड़े फिर बड़े हुए साइकिलों पे, फिर बाइक पे। तो 2016 में भी मैंने शानदार एक रैली निकाली थी अपने भावलपुर में। अच्छा। ठीक है, तो उसमें 80 गाड़ी थी, कार वगैरह, उस पर सब पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए। 200-250 बाइक थी, उस पर भी मिनिमम मेरा खर्चा आया था 40 से 50 हज़ार। अच्छा। जी हाँ, अपनी जेब में से पे किया मैंने दोस्तों को, फ्यूल वगैरह डलवा के दिया और शानदार रैली मैंने निकाली भावलपुर में। तो ऐसे करते मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करता हूँ, कुछ बड़ा काम करता हूँ। ठीक। तो मैं यूं ही चला गया वहाँ पे, सोचा कि अगस्त आने वाली है, मैं कुछ अनोखा काम करूँ। दोस्तों से मशवरा भी लिया, दोस्तों ने कहा यार ये काम ना करो, ये बहुत रिस्की काम है, और जो मैं सोच लेता हूँ वो मैं करता हूँ। तो किया फिर? मैंने ट्रेनिंग ली थोड़ी सी, ट्रेनिंग लेने के बाद ना मैंने फ्लैग लिया पाकिस्तान का फ्लैग लिया और मैंने एरोप्लेन से छलांग लगा दी। आप देख भी रहे हैं वीडियो में, मेरी वीडियो ये भी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब ये झंडा फ्लैग गया पाकिस्तान का आउट ऑफ कंट्री, लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का झंडा हवाओं में है, तो बड़े परेशान हुए। तो फिर मुझे कितनी देर आप ऐसे पाकिस्तान का झंडा लहराते रहे हवाओं में, फिजाओं में? मे बी 1 मिनट। फिर 1 मिनट? 1 मिनट। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। इधर क्या जज्बा था जब पाकिस्तान का झंडा पकड़े थे? मतलब हमें पता है ना कि हम यहाँ पे एक छोटी सी झंडी भी लहराते हैं या कोई बड़ा झंडा भी। अब कल 14 अगस्त है, बिल्कुल सबके घर में कंपटीशन ये है कि किसने बड़ा झंडा लगाया, क्योंकि जज्बा है।
मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है कि हर एक के अंदर जज्बा है, सब ने अपने झंडे की तैयारी की हुई होती है और बड़े से बड़ा झंडा अपनी छत पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो जज्बा है कि हम ये सारे काम कर रहे हैं, तो आपने तो आसमानों पे झंडा लहराया है, उस वक्त क्या पोजीशन, क्या जज्बा होता है? उस टाइम मेरा दिल बहुत खुश था कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। मेरे दोस्त थे, मना कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो दोस्त थे वो बेचारे पछता रहे थे कि पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर लेगा, और वो चाह भी रहे थे कि ना करे। हाँ। वो दुआ नहीं कर रहे थे, मेरे दोस्त थे, दुआ नहीं कर रहे थे, कह रहे ये ना करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया और दुनिया को करके दिखाया। एक ये गलती, जब नेक्स्ट ईयर मैंने ना वहाँ पे भी एक शानदार रैली निकाली। अच्छा। उसमें 110 कार थी और रोज राइज और रेंज रोवर, ऐसी 110 कार थी। BMW और सारी कारें थी, उससे सब पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए, ऊपर हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर से तो मैंने इन सारी चीज़ों में आपने सपोर्ट कौन करता है आपको, कौन हेल्प करता है? आपके कोई ऐसे दोस्त दोस्त नहीं कर रहे, मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो कहाँ से लाते फिर ये 110 गाड़ी, कहाँ से अरेंज मेरे की दोस्त होती हैं वहाँ पे तो आपको पता है UAE में हर बंदे के पास गाड़ी है, ठीक है ना। तो सबको इकट्ठा करना, ये सब कुछ आपके साथ कोई मदद करता है? आपकी कोई भी मदद नहीं करता। अच्छा। यही रोना है मेरा कि पाकिस्तान हुकूमत मुझे सपोर्ट करे, प्रमोट करे। मैं अब नेक्स्ट K2 पे भी जाना चाहता हूँ। अच्छा जी हाँ। तो अभी पाकिस्तान में जो आपने विजिट किया जाके यहाँ, तो इधर क्या क्या किया, कौन से कारनामे किए बताएं ना? इधर पाकिस्तान से कहाँ लहराया? पाकिस्तान में भावलपुर से निकला हूँ, भावलपुर से मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल से आपके लाहौर में है, लाहौर से ऐसे इस्लामाबाद। दिल्ली लेके गए थे? नहीं, अकेला बाइक पे। अच्छा। उसके बाद मैं चाइना बॉर्डर, हुंजा, और मेरी विश थी चाइना भी जाने की, चाइना भी जाऊं, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लग सका वहाँ पे। अच्छा। मैं नहीं जा सका। हाँ। उसके बाद मैं कश्मीर भी गया। हाँ। चित्राल भी गया और स्वात, कलाम, यानी कि पूरा पाकिस्तान मैंने विज़िट किया। और मेरी विश थी कि मैं जगह जगह पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाऊँ। 2024 की मेरी ये स्टोरी है। वाह। और अब आगे क्या फ्यूचर है? आगे मुझे स्पॉन्सर की भी तलाश है, कोई स्पॉन्सर करे या क्यों ना, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरी विश है कि मैं पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा बुलंद करूं, और K2 पे जाना चाहता हूं मैं। और उसके बाद बुर्ज खलीफा पे भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाऊं। पाकिस्तान के झंडे से मोहब्बत है, और ये जज्बा जो है आप पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, ये मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, मेरे पास शो पे काफ़ी लोग आए थे जी। तो वो लोग जो है ना ट्रैवल करके जा रहे हैं। एक अभी लास्ट मेरे पास एक गेस्ट आए, तो वो ट्रैवल करके जा रहे हैं रिक्शे के ऊपर, 3 लोग, ठीक है। और वो पता नहीं उनका कोई 3 महीने का टूर है, 3 महीने 3.5 महीने के टूर में वो लंदन तो जाएंगे, बर्मिंघम पैलेस जो है ना, रक्षे पे जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान से, अब पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से ट्रैवल करके कितने वीज़ाज अरेंज हुए होंगे पूरा। फिर वो वहाँ पहुँचेंगे, फिर बर्मिंघम पैलेस से फिर वापस जो है ना फ़्लाइट लेकर आएंगे। तो बड़ी बात है, ऐसे ऐसे लोग इरादे बुलंद कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वाई नॉट। मैं चाहूँगी आप भी किसी ऐसी टीम के साथ जुड़ जाएं, बिकॉज आपका जज्बा, आपका पैशन है, और हम अप्रिशिएट करते हैं और मैं कदर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो एक स्टोरी थी, हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की। आपका भी जो जज्बा है अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए, तो फिर मैं कहूँगी कि बहुत बुलंद है, हमारे लिए जो है वो ज़ेर गौर है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं, वो जो है कल बहुत अमन से, पुरसुकून तरीके से अपनी 14 अगस्त को मनाए। कोई हंगामा, कोई बदतमीज़ी, कोई सलेंसर बाइकों के निकाल के ना करे, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।